स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम का इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो अभी से जो है भारतीय संविधान की एक सीरीज चालू होने वाली है हमारे चैनल पर। तो इसमें जो है संविधान को लेकर बहुत सारी जानकारी वाली चीज़ें होगी और पूरा संविधान इसमें टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। तो इसी श्रृंखला में जो है हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संविधान का एक परिचय देख लेते हैं कि संविधान संविधान जो है आखिर है क्या। तो संविधान जो होता है किसी भी देश का क्या मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करता है। एक डेफिनेशन को याद नहीं करें, सीधे साधे शब्दों में जो मैं कहूँ, तो जो हमारा संविधान है वो है शासन करने का सिद्धांत। कोई से भी देश का संविधान जो होता है उसकी शासन करने की किताब होती है ना, रूल बुक होती है ना, तो वही होता है नियम और सिद्धांत। इसको ऐसे देखिए आप। अब देखो, विश्व का जो सबसे प्रथम संविधान था ना, वो कहाँ का था, तो वो था एथेंस का। एथेंस का मिस्र में पड़ता है। फिर जो विश्व का सबसे प्रथम अलिखित संविधान, तो वो है ब्रिटेन का। अब इसमें ऐसा तो नहीं है अलिखित संविधान, ये है तो लिखित, बाकी इसको क्या करा है, परंपराओं द्वारा विकसित करा गया है। मतलब कोई कोई सी चीजें साल भर में याद आई उसको किताबों में लिख दिया। तो वो जो प्रथम अलिखित संविधान कहा जाएगा उसको, तो वो है ब्रिटेन का। अब है विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान। तो सबसे पहले संविधान लिखने की कोशिश किसने की, मतलब कोशिश नहीं कहेंगे उसको, एक परिणाम दिया उन्होंने, तो वो है यूएसए, अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या करा, सबसे पहले लिखित संविधान लिखा है। और फिर है विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा या सबसे लिखित संविधान, तो वो है भारत का। अब भारतीय संविधान की क्या है, कुछ विशेषताएं भी है। तो इसकी पहली विशेषता वो जटिलता के कारण ही क्या, वकीलों का स्वर्ग है। अब इसमें इतने सारे अनुच्छेद है कि वकील लोगों को सब मालूम है। तो ये क्या, इसको जटिलता के कारण ना वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। फिर है विस्तृत और लिखित संविधान, तो ये हमने बताई दिया आपको कि विस्तृत और लिखित संविधान है भारत का। फिर इसमें है एकल नागरिकता। अब कुछ देशों में जो है आपको देश की नागरिकता भी लेना पड़ती है, राज्य की नागरिकता भी लेना पड़ती है, जैसे ब्रिटेन हो गया। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे देश की भी लेना पड़ती है नागरिकता, राज्य की भी लेना पड़ती है, यहाँ तक कि जहाँ पे जिस शहर में आप लोग रहते हैं तो उस शहर की भी नागरिकता लेना पड़ती है। तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में ऐसा है कि जिस देश में आप रहते हो केवल एक देश की नागरिकता लेना पड़ती है। फिर यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका। आप ये देखोगे कि भारत की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हमारी, वो स्वतंत्र है। उसको ना राजनीतिक काम से मतलब है, ना राजनीति उसमें इंटरफेयर करती है। फिर इसमें और विशेषता की बात करें तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता, जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, तो ये इसका उदाहरण हो गया लोकप्रिय प्रभुसत्ता का। फिर है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसद की मदद से जो है भारत के लोग ही भारत पर शासन करते हैं, कोई राजा वगैरह कोई भी नहीं यहाँ पे। और तीसरा है जो है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था ये होती है कि बहुत सारे जो राज्य है उन पर केंद्र का नियंत्रण है, केंद्र जो आदेश जारी करता है राज्यों को वो पूरा करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अब देखते हैं कि भारत का संविधान का विकास क्या था। तो ये उस समय की बात है जब सन 1600 चल रहा था। भारत में जो है अकबर का शासनकाल था, और ब्रिटेन में जो थी महारानी एलिजाबेथ थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, ब्रिटेन में एक प्रकार की औद्योगिक क्रांति चल रही थी, आप सभी ने पढ़ा होगा उस बारे में। तो उसके तहत उनको क्या चाहिए था कि एक बाजार चाहिए था जिसमें वो अपने सामानों को बेच सके, और जिस कच्चे माल से वो सामान को बना सके, किसी वस्तु का उत्पादन कर सके, तो उसके लिए उनको क्या कच्चा माल चाहिए था। अब जो भारत थी, तो भारत तो उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और उन्होंने पता करा कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, वहाँ पे हर एक प्रकार की चीजें, वहाँ पे सूती कपड़े, आपको कपास मिलेगा, वो विभिन्न प्रकार के मसाले वगैरह सब मिलेंगे। तो उन्होंने क्या करा, भारत की तरफ अपना रुख मोड़ा। तो इससे क्या हुआ कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। अब भारत में आगमन तो हो गया, तो इन्होंने क्या करा, जो पोर्ट इनके बनते थे, पोर्ट मतलब बंदरगाह, एक तो मसूलीपट्टनम में हो गया, एक सूरत में हो गया गुजरात में जो उतरता था, और मुंबई में हो गया। तो इन्होंने क्या करा, वहां पे जब कोई उतरता था तो राजा महाराजा इनसे क्या कर वसूलते थे। अब कर जो था इतना ज्यादा होता था कि इन्हें भी थोड़ा ठीक नहीं लगता था कि हम कैसे कर का भुगतान करें। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, बंगाल में अपनी जड़ को स्थापित करा। तो बंगाल में क्या, उस टाइम नवाबों का शासन था। बंगाल में अपनी जड़ मजबूत करने के बाद में उन्होंने क्या करा, उत्तर भारत की तरफ अपना रुख किया। जैसे कि क्या हुआ था उस वक्त, 1608 की बात है सन। कैप्टन हॉकिंस, ये हॉकिंस वो कुकर वाला नहीं है, कैप्टन हॉकिंस है एक अलग। तो उसने क्या करा, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में वो आया। ये ऐसा, ये देखो ये आया था।
कैप्टन हॉकिंस। अब इसके आने के बाद में क्या हुआ कि जहांगीर के दरबार में एंट्री हुई इसकी। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि कैप्टन जो हॉकिंस है मतलब किस जहाज से आया था, तो उसके जहाज का नाम था हेक्टर। अब आया क्यों था, तो आया इसके लिए था कि इसको उत्तर भारत में क्या करना थी, कोठी बनाना थी। एक कोठी मतलब ये जिसमें ये सारे अंग्रेजों ने मिलके रह सके और इससे अपना कारोबार कर सके, मतलब व्यापार कर सके। तो जहांगीर द्वारा क्या करा, इसको कोठी निर्माण की अनुमति दे दी गई कैप्टन हॉकिंस को। और 400 का मनसब भी प्रदान किया गया। मनसब क्या होता था, एक मनसबदारी व्यवस्था होती थी। मनसब मतलब पोजीशंस, कि हमारा सैनिक के ऊपर याला अधिकारी, फिर इसके ऊपर याला अधिकारी, तो मनसब एक पोजीशन होती थी। तो उसको 400 का मनसब प्रदान किया गया था। और साथ ही इसकी इंग्लिश बोलने की स्पीड से जहांगीर इतना खुश हो गया कि इसको इसने क्या करा, इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दी गई। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, या किससे किसके द्वारा किसको दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखना कि जहांगीर के द्वारा किसको दी गई थी, कैप्टन हॉकिंस को। अब क्या हुआ कि 1611 में इन्होंने क्या मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कोठी निर्माण प्रारंभ कर दिया। और 1613 में सूरत गुजरात में सबसे पहले कोठी का निर्माण करा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत में प्रथम अंग्रेजों की कोठी निर्माण कब हुई, तो 1613 टिक करिएगा, क्योंकि सूरत गुजरात में। लेकिन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में बनाना शुरू करी थी, लेकिन वो बहुत बाद में कंप्लीट हुई थी। अब क्या हुआ था कि 1757 में अब जब प्लासी की लड़ाई हुई, तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव विजय हो गया। मीर जाफर एक सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके धोखे के कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की हार हो गई और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो विजय हो गया। इसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल में जो पहले नवाबों का शासन था, तो बंगाल में नवाबों का शासन हट के अब क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन सीधे सीधे आ गया। अब कंपनी क्या वहाँ पे व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के साथ में उनका फायदा ये हो गया कि अब हमको राजा जो नवाब था उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वहाँ की प्रजा के ऊपर भी शासन करेंगे। तो अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया। ये देखो, ये रॉबर्ट क्लाइव, इसका फोटो दिख रहा है आपको, ये आया था 1757 के प्लास की लड़ाई में। अब ये जो इसने कपड़े पहन रखे रेड कलर के, ऐसे कपड़े अब हमारे यहाँ के बैंड वाले पहनते हैं। तो अंग्रेजों की ये दुर्दशा हो गई आज की तारीख में। फिर क्या हुआ था कि 1764 में अब इन्होंने बंगाल पे अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया। अब बंगाल उस समय जो था वो सबसे धनी प्रांत था। वहाँ पे इतना पैसा था कि बहुत ज्यादा ही पैसा था, मैं कैसे बयां करूँ। तो क्या हुआ कि जो मुगल बादशाह जो था उस टाइम था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। तो उस बादशाह ने क्या करा, सोचा कि अंग्रेजों को कैसे मतलब हमारे कब्जे में कर, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा, इसकी नाक में भी दम कर रखा था मुगल बादशाह की। और अवध पे भी अंग्रेज धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। और वहाँ की बात करें बंगाल की, तो बंगाल में क्या अंग्रेजों ने अपना चमचा बिठा दिया था, कि उसका नाम था मीर कासिम, जो मीर जाफिर जाफर का शायद कुछ रिलेटिव में था। तो इसको बिठा दिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने। अब उसके बाद में क्या हुआ कि 1764 का जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, तो इसमें एक अंग्रेज था हेक्टर मुनरो, उसकी सेना के साथ में उसने क्या करा, 3 राजाओं को हरा दिया। क्योंकि उसका जीत का कारण ये था कि अंग्रेजों के पास में आधुनिक हथियार थे, जैसे बंदूकें, तोपें वगैरह ये। तो ऐसे इसके तहत क्या हुआ कि अब पूरे भारत में जो है धीरे धीरे करके अंग्रेजों की जड़ स्थापित हो गई। अब अंग्रेज जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। अब इन्होंने क्या करा, अपनी जड़ मतलब शासन और राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब ये कुछ संवैधानिक विकास के क्रम में कुछ अधिनियम भी हमको पढ़ना पड़ते हैं, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 का कार्नवालिस कोड हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता विधेयक। तब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ों को हम याद कैसे करेंगे, तो कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तो आपको बिना किसी ट्रिक के, केवल आपके कॉन्सेप्ट से ये सब चीज़ें कि आपको याद हो जाएगी। तो अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको हटाता हूँ स्लाइड को। अब इसी क्रम में क्या सबसे पहला जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। आप सभी को मालूम है 1764 में जो है अंग्रेजों ने जो है अंग्रेज थे, तो उन्होंने क्या करा था, 3 राजाओं को हरा दिया था। अब कंपनी क्या आई तो थी व्यापार करने, लेकिन व्यापार के अलावा वो क्या राजनीतिक और प्रशासनिक कामों में वो हस्तक्षेप करने लगी। अब तीनों राजाओं की हार होने के बाद में क्या इनके बीच में संधि हो गई कि अब अंग्रेज जो
शासन वगैरह करेंगे तो उसमें मुगल साम्राज्य कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और दूसरी बात जो अवध के राजा है तो वो भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ऐसे करके इन्होंने क्या करा कि दक्षिण भारत पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। तो उसी क्रम में इन्होंने क्या करा, शासन करने के लिए सबसे पहला 1773 में का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करा। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसका नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण दिया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था लॉर्ड नॉर्थ ने। तो इसका नाम ध्यान रख लेना कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट शब्द का नाम किसने दिया या शब्द किसने दिया, तो लॉर्ड नॉर्थ है ना। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी देखो व्यापार तो करती थी कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को इसके तहत मान्यता मिल गई। ये ब्रिटिश संसद से पारित होते थे एक्ट जो थे ना, जितने भी मैं बताऊंगा वो सब। अब इसके बाद में क्या हुआ कि देखो जब राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करने लगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी जो थी 3 प्रेसिडेंसी थी। मतलब दक्षिण भारत में इनकी क्या 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की सबसे पहले स्थापना करी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब तीनों प्रेसिडेंसी स्थापित हो गई तो बनी बात है कि कभी कुछ अगर कुछ केस होते हैं तो उसके लिए न्यायालय भी होना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1774 अगले साल रेगुलेटिंग एक्ट के तुरंत अगले साल कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसका मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जिसमें उनका नाम थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। अब इसी क्रम में क्या हुआ कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त भारत का जो गवर्नर आया था, बंगाल का गवर्नर बन के जो आया था, तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1773 में क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल हो गया ना। तो गवर्नर जनरल कौन था सबसे पहला, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछता है इसके बारे में। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना हुई। ये जो थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के शासन, राजनीतिक और प्रशासनिक साथ में व्यापारिक कामों में हस्तक्षेप करते थे। अब जो गवर्नर जनरल है, अब एक व्यक्ति है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और लेकिन इसकी प्रेसिडेंसी तो 3 है। तो वो अकेला व्यक्ति तीनों का शासन कैसे देखेगा, तो उसने क्या करा, जैसे आज के तारीख में प्रधानमंत्री की एक कैबिनेट होती है, मतलब मंत्री परिषद होती है। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति हो गई। तो ये क्या करते थे, शासन में गवर्नर जनरल की हेल्प करते थे। अब क्या हुआ कि इस एक्ट में कुछ कमियां भी थी, तो इसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1781 में, ये याद रखना, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब इसके ऊपर एक ही प्रश्न बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था या कौन से सन में लाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी जो है, अब दक्षिण भारत पे तो कब्जा हो ही गया था, साथ ही कुछ समय बाद चलते चलते इसका थोड़ा बहुत प्रभुत्व क्या हुआ, उत्तर भारत की तरफ भी बढ़ गया। तो कंपनी के संसदीय नियंत्रण बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की गई। अब इसका जो नियंत्रण था वो गवर्नर जनरल के कार्य पर होता था। कभी कभी क्या होता था कि गवर्नर जनरल अपने आप को इतना पावरफुल समझता था कि वो क्या, जो, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि बंगाल अवध का नवाब था, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, उसकी पैतृक संपत्ति जो थी तो उस पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तो फिर ये जब बात संसद पे गई थी तो संसद ने क्या करा था, ब्रिटिश संसद ने, कि गवर्नर जनरल के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी थी। तो प्रश्न ये बनेगा कौन से एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य जो था शासन और व्यापारिक मामलों पर नजर रखना था। अब उनके सदस्य की बात करें तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे जो गवर्नर जनरल पे कंट्रोल रखते थे, और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्य थे, वो उसकी परिषद के होते थे। तो ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, है ना। एक कंट्रोलिंग है तो कंट्रोल के ऊपर 6 सदस्य है, और एक गवर्नर जनरल की खुद की परिषद है जिसमें गवर्नर जनरल उसके साथ में शासन करने के लिए 4 सदस्य को है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर की भी स्थापना हुई। ये क्या करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को केवल व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत थी।
अब मैंने आपको बताया कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद, मतलब इसको आप ऐसे समझो कि कैबिनेट, गवर्नर जनरल की क्या कैबिनेट है। तो इसके क्या 4 सदस्य थे, लेकिन 1784 में क्या हुआ, उसके सदस्य संख्या एक कम करके 3 कर दी गई। अब उसके उसी क्रम में आता है कि 1786 का संशोधन अधिनियम। तो गवर्नर जनरल को उसके परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिल गई। तो ये ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल को कब उसके परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिली, तो 1786 का संशोधन अधिनियम। फिर इस आया उसी क्रम में फिर आया 1793 का कार्नवालिस कोड। अब इसके तहत क्या हुआ कि सबसे पहली बार कलेक्टरों की नियुक्ति की गई और जो छोटे अधिकारी होते थे जिले स्तर पे, उनकी सारी शक्तियां क्या करी, कलेक्टरों को दे दी गई। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो है उपाध्यक्ष बना। कब की बात है, 1793 की बात है। 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी का शासन जो है और व्यापार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार की बात है ना, कंपनी का व्यापार 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। और पहली बार भारत के साहित्य के पुनरुत्थान के लिए 1 लाख का बजट ब्रिटिश संसद ने क्या करा, पास करा। अब इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि अंग्रेज जो थे भारत के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस भारत को लूटना ही चाह रहे थे। लेकिन इसी क्रम में क्या करा, उन्होंने पता करा कि भारत के पास में ऐसी ऐसी चीजें जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उनमें क्या है, ज्ञान का भंडार। तो अंग्रेजों ने जब उनको समझा ना, तो उनको समझ के उनको मजे आ गए। तो उनने क्या करा, साहित्य के पुनरुत्थान के लिए 1 लाख का बजट पास कर दिया। अब क्या हुआ ना बच्चों की 1833 तक आते आते कंपनी जो थी उसका नियंत्रण अब पूरे भारत में हो चुका था। तो इसी क्रम में ब्रिटिश संसद ने पास करा 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्ण समाप्त हो गया। मतलब ब्रिटिश पहले कंपनी व्यापार करती थी भारत के ऊपर। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो आम नागरिक थे ब्रिटेन के, वो भी क्या करा, भारत में इन्वेस्ट करने लग गए और अपने उद्योग धंधे स्टार्ट होने लग गए। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण समाप्त, है ना। लेकिन कंपनी का शासन चालू था, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो जो सबसे पहला था वो है विलियम बेंटिक। तो नाम ध्यान रखना कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत वर्ष का गवर्नर जनरल बना, तो कौन था, विलियम बेंटिक। अब इसमें क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत शासन की जो नौकरियां थी उसमें योग्यता के आधार पर पद वितरित करने स्टार्ट कर दिए। मतलब पहले ऐसा होता था कि राजाओं से उनके सैनिक मंगाते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि योग्यता अगर जो रखता है कोई भी व्यक्ति हो तो उसको पद देते थे अधिकारियों के। फिर इसमें क्या हुआ, रंग भेद और जाति भेद का भी समापन कर दिया। अब जो कोई से भी समुदाय के लोग थे किसी भी प्रकार के, उन सभी को अंग्रेजों ने क्या करा, नौकरी देना शुरू कर दिया। तो जिससे रंग भेद और जाति भेद का भी समापन हो गया। फिर है दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा इसी एक्ट के तहत की गई थी। और इसके 10 साल बाद 1843 में एलेनबरो के संयोग से दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि दास प्रथा बंद कब हुई थी, तो 1843 में। किसके संयोग से हुई थी, तो लॉर्ड एलेनबरो का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी 1833 के चार्टर अधिनियम में। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में क्या करा, अब एक सदस्य जो था उसको विधि सदस्य घोषित कर दिया गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके 4 सदस्य थे। 1784 तक आते आते क्या हो गए, सदस्य 3 रह गए। 1793 में क्या, उनने तीनों सदस्य में जो थे एक को उपाध्यक्ष घोषित करा। और 1833 के अधिनियम में क्या करा, जो एक उपाध्यक्ष हो गया, एक अध्यक्ष हो गया, अब एक जो था उसको विधि सदस्य घोषित कर दिया गया, है ना, ध्यान रखना। अब 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको ये एक ही चीज ध्यान रखना है, देखो 1833 है ना। अब इसमें क्या करो आप, +20 जोड़ दो। तो +20 जोड़ोगे तो अब आपको दिखेगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने आपको पहले बता दिया कि देखो यहाँ पे शासन की नौकरियों में जो है योग्यता के आधार पर पद वितरित हो गया, है ना। अब इसमें क्या करा कि अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो गई। जैसे आज की तारीख में यूपीएससी और एमपीपीएससी या कोई सी भी स्टेट की पीएससी होती है ना, तो वैसे ही क्या करा, अंग्रेजों ने सबसे पहले ये एग्जाम लेना स्टार्ट कर दी। इसको पहले आज की तारीख में यूपीएससी नाम से जाना जाता है, उस वक्त इसको आईसीएस परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था।
परीक्षा केंद्र प्रारंभ में हमेशा लंदन आते थे और उम्र जो थी वो 18 से 23 वर्ष थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1922 तक आते आते लॉर्ड रीडिंग के योगदान से परीक्षा केंद्र जो है लंदन के साथ में अब भारत का इलाहाबाद भी आने लगा। फिर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इससे पहले क्या हुआ था कि 1857 में आप सभी को मालूम है कि बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है। तो क्या हुआ था कि भारत की जनता जो थी अंग्रेजों से इतनी आहत हो चुकी थी, उन्होंने क्या करा था, क्रांति कर दी थी बहुत बड़ी। तो बहुत सारे राजा महाराजाओं का उसमें सहयोग था, जैसे झांसी की रानी थी तात्या टोपे, और नवाब साहब हो गए, कुंवर चैन सिंह हो गए। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या करा, क्रांति को अंजाम दिया, जैसे कि मंगल पांडे वगैरह भी हो गए थे। तो इसके तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हुआ, पूरी तरीके से बंद हो गया। और शासन जो था वो किसके हाथ में चले गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो जैसे कंपनी का शासन क्या हुआ, इसमें समाप्त हो गया। और शासन की बागडोर अब किसने, डायरेक्ट महारानी ने संभाली। महारानी कहाँ की, ब्रिटेन की, क्वीन एलिजाबेथ। अब इसी क्रम में क्या हुआ कि भारत सचिव का पद प्रारंभ हुआ। अब भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय समिति थी, जिसमें क्या होता था, 8 जो थे ब्रिटिशर्स थे और 7 जो थे मनोनीत होते थे। ये ब्रिटेन की संसद द्वारा मनोनीत होते थे, ध्यान रखना आपको। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पद बने थे 1813 के चार्टर एक्ट में, अब उसको यहाँ क्या करा, यहाँ पे 1858 तक आता था क्या, पूर्ण समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का जो खर्चा था, जो भारत सचिव का पद बना था 1858 में, तो उसका जो खर्चा था वो क्या भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, जिसको क्या होम चार्जेस भी कहते थे। तो ये प्रश्न यूपीएससी का 2013 या 2012 का पेपर का। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो क्या हुआ, पूरा वायसराय कहा जाने लगा। उसका नाम अब चेंज होकर वायसराय हो गया। और पहला जो वायसराय था वो सबसे पहला कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। फिर इसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके तहत क्या हुआ कि भारत में विधान परिषद की स्थापना है, क्योंकि होता यह था कि जैसे ही लोग आहत होते थे, अत्याचार होता था उन पे, तो ये लोग हम क्या करते थे, जो भारत की जनता थी मिलकर क्या करते थे, क्रांति कर देते थे, आंदोलन करते थे, अंग्रेजों को प्रताड़ मतलब मारना शुरू कर देते, जहाँ पे अंग्रेज दिखते थे वहाँ पे मारना शुरू कर देते थे। तो इसके बाद में अंग्रेजों ने इससे बचने के लिए क्या करा कि भारत के जो राजा थे उनको क्या करा, विधान परिषद में क्या मनोनीत करने लग गए। मतलब शासन में क्या करा, भारतीयों की भागीदारी इन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दी। अब लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ करी। मतलब जैसे कि वित्त विभाग हो गया, पुलिस विभाग, स्वच्छता विभाग वगैरह जितने भी विभाग बनते हैं, तो उसमें क्या करा, भारतीयों को मनोनीत करने लगे। जो भारतीय राजा थे उनको उन्होंने मनोनीत कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भारत के राजा भी चुप हो गए कि चलो ठीक है, अब पहले अंग्रेजों ने शासन करते थे, अब इन्होंने हमको भी मौका दिया। तो इन्होंने क्या करा, अपनी बोलती बंद कर ली उस समय, कुछ समय के लिए। अब वायसराय जो थे उसको क्या करा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। जैसे भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ना, तो ऐसे वायसराय को क्या करा, 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। उसकी जो समय सीमा थी वो 6 माह थी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक आप ध्यान रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।